वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, कि रिस्क होता क्या है, किस तरह के रिस्क होते हैं, कि डिफरेंट इंडस्ट्री पे किस तरह से रिस्क अप्लाई हो रहे होते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रिस्क है क्या। ठीक है, इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर कितने तरह के टाइप्स ऑफ रिस्क हैं और उनकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं, यानी उनको कम करने के लिहाज से या उनको कंट्रोल करने के लिहाज से क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। और फिर हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी का पार्ट, कि आईटी सिक्योरिटी का क्या रोल है। सो बेसिकली ये आपका चैप्टर दो चीज़ों पे है, एक आईटी रिस्क मैनेजमेंट और आईटी सिक्योरिटी। ठीक है, और ये चार सब टॉपिक्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आईटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, एक तो होता है जर्नलाइज रिस्क और एक है आईटी रिस्क मैनेजमेंट। के आईटी के अंदर, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट ही डेटा सिस्टम रिस्क का है, तो हम रिस्क को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें ये समझ में आए कि डेटा सिस्टम्स के ऊपर रिस्क जब आ जाता है या इन्वॉल्व होता है तो उसको कैसे हैंडल करें। सो आईटी रिस्क मैनेजमेंट है क्या, इट्स इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना रिस्क को, फिर उसको एसेस करना, ठीक है, या मेजर करना, फिर उसको कंट्रोल करना, ठीक है, और उसको बाद में मॉनिटर भी करना। सो आईटी रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, assessing and controlling risk related to इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारा आईटी से रिलेटेड है रिस्क मैनेजमेंट। और जब हम रिस्क को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं तो क्या चीज़ हो रही होती है, टू प्रोटेक्ट द डेटा सिस्टम्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, यानी इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आईटी रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस हवाले से, टू प्रोटेक्ट द डेटा सिस्टम्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, आसान हो गया। एज ऑर्गेनाइजेशंस रिलाई हेविली ऑन आईटी सिस्टम्स, फेलियर्स और अटैक्स कैन कॉज, क्या हो सकता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईटी सिस्टम्स, एप्लीकेशन, टूल्स मौजूद हैं, तो अगर फेलियर या अटैक हो गया तो उससे क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लीगल पेनल्टीज लग सकती हैं, या रेप्यूटेशनल डैमेज हो सकता है। तो इन चीज़ों को मिनिमाइज या कंट्रोल करने के लिए हम आईटी रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट डोमेन्स की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डोमेन्स की एग्जांपल्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जब आए जिस भी इंडस्ट्री का, तो आपके पास कंटेंट हो लिखने के लिए। ठीक है, तो मैं हर टॉपिक को डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हवाले से एग्जांपल मेंशन करूंगा। अभी हम सबसे पहले इंडस्ट्री देख रहे हैं बैंक। बैंक में क्या होता है आईटी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, कि सर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, अगर वो फेल हो जाए तो क्या हो सकता है, कैन स्टॉप कस्टमर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इसी तरह से हॉस्पिटल की बात करें तो उनके आईटी सिस्टम के डाउन टाइम से क्या होगा, कैन डिले पेशेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर सप्लाई चेन की बात करें तो ईआरपी सॉफ्टवेयर अगर फेल हो जाता है, कैन डिले डिलीवरीज, है ना, बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें सो मशीन सिस्टम क्रैश एंड हेल्थ द प्रोडक्शन। सही है, अब देखो है एक ही चीज़, क्या पढ़ रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट। बिजनेस के ऊपर क्या हो सकता है, रेप्यूटेशनल डैमेज हो सकता है, कोई लीगल पेनल्टी हो सकती है, बिजनेस स्लो डाउन हो सकता है, टेम्परेरी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। बट देखो जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं ना, ड्राफ्टिंग की भी बात करते हैं, तो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर देखो लिखने का तरीका क्या है एक ही चीज़, कि भाई सिस्टम डाउन हो जाता है। तो अगर बैंक के हवाले से सिस्टम डाउन हो रहा है तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, भाई कस्टमर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है ना, हॉस्पिटल में क्या होगा, सप्लाई चेन के हिसाब से क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड्स कैसे
हमें यूज़ करने जब हम इवन आंसर भी ड्राफ्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ आईटी रिस्क। ठीक है, कौन कौन तरीके के टाइप्स हैं रिस्क के हवाले से उसको पढ़ना है। आईटी रिस्क अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, सबसे पहला स्ट्रैटेजिक आईटी रिस्क। ये क्या रिस्क होता है? रिस्क ड्यू टू पुअर आईटी प्लानिंग और रॉन्ग टेक्नोलॉजी डिसीजंस। काफ़ी मरतबा ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजी बनाते हुए कोई ईआरपी को या एप्लीकेशन या सिस्टम को एम्बेड करते हुए उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, या प्लानिंग में वो उतना ध्यान नहीं देते, या वो जो टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट है वो सेलेक्ट नहीं करते ड्यू टू एनी रीज़न, माइट बी कॉस्ट, माइट बी अवेलेबिलिटी, माइट बी एसेसिबिलिटी। वो रॉन्ग टेक्नोलॉजी डिसीजंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो पहले इनिशिएटिव लेवल पे ही टाइप ऑफ रिस्क में अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक आईटी रिस्क ले रही होती है, यानी पुअर आईटी प्लानिंग हो या गलत टेक्नोलॉजी डिसीजन हो, तो उससे भी नुकसान होता है। एग्जाम्पल, एक बैंक है, उसने इन्वेस्टमेंट की लेकिन आउटडेटेड सॉफ्टवेयर लगा दिया। ठीक है, यानी हमें पता है कि बैंक्स में कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर चाहिए ब्रांचेस के अंदर। अब उन्होंने कहा लेटेस्ट वर्जन बहुत महंगा पड़ रहा है, या बजट नहीं है, या उनको अवेयरनेस नहीं थी, या उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने क्या किया, आउटडेटेड अप्लाई कर दिया। तो इन्वेस्ट तो किया बट आउटडेटेड। सो दिस इज स्ट्रैटेजिक आईटी रिस्क, जहाँ पर पुअर प्लानिंग हो रही है या रॉन्ग टेक्नोलॉजी डिसीजन लिया गया। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, नॉट एडॉप्टिंग ऑटोमेशन वाइल कॉम्पिटिटर्स डू। क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग वालों ने ऑटोमेशन को अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा सेंसिटिव मामला है उस प्रोसेस का, उस प्रोडक्ट को बनाने का। वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की वर्क फ्लोज की, जिससे उनको नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजिक आईटी रिस्क है। दूसरे टाइप के रिस्क होते हैं, यानी पार्ट बी है ऑपरेशनल आईटी रिस्क। ये क्या होता है? रिस्क फ्रॉम सिस्टम फेलियर, यानी एक सिस्टम अब लग गया है लेकिन सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, यानी ऑपरेशन के दौरान कोई रिस्क है आईटी से इन्वॉल्व। सो रिस्क फ्रॉम सिस्टम फेलियर, ह्यूमन एरर, इंसान की कोई गलती की वजह से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, या फिर किसी प्रोसेस के अंदर कोई वीकनेस थी जो नहीं पता चल सकी और बाद में कोई अनइवन चीज़ हुई तो फिर पता हुई कि भाई ये तो रिस्क आ गया इसमें। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें ऑपरेशनल आईटी रिस्क से रिलेटेड है। सर कौन कौन सी हैं? रिस्क फ्रॉम सिस्टम फेलियर, अभी मेरे ख्याल से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसी दौरान इन्हीं दिनों के अंदर मेरे ख्याल से आई कैप की लास्ट डेट थी कैफ के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करवाने की, बट आई कैप की वेबसाइट डाउन थी, है ना। तो काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि भाई वेबसाइट डाउन है या फ़ीस सबमिट नहीं हो रही है, ठीक है ना, लास्ट डेट को एक्सटेंड करें। तो देखें इत्तेफाक से आपके ही इसी चैप्टर से रिलेट कर रही हैं रिसेंट एग्जाम्पल कि जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करना चाहिए, कि हमें पता होता है कि ऐसे ओकेजन्स जहाँ पर ट्रैफिक हाई होता है वहाँ पर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू स्केलेबल बनाते हैं मज़ीद सर्वर्स को लेते हुए। हमने ई कॉमर्स को डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा आपको कुछ पिछले चैप्टर्स के अंदर। तो देखें अब क्या हुआ, अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं हुई और ऑपरेशनल रिस्क, यानी ये जो अभी रिसेंटली आई कैप की वेबसाइट डाउन हो गई और काफ़ी स्टूडेंट्स फीस सबमिट नहीं करवा पा रहे थे, जो भी सिस्टम का मसला था, तो सिस्टम फेल हो गया था, यानी ऑपरेशनल आईटी रिस्क इन्वॉल्व हो गया, है ना। तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को अपडेट्स नहीं मिली। आपके सामने ही देखो ये यूज़ केस मौजूद है, सही है। रेप्यूटेशन लॉस हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन को, यानी उस एंटिटी को, है ना, सोशल मीडिया के ऊपर। सो दिस वाज इन्वॉल्व। अब हम ये बात करते हैं एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल इनकरेक्ट डेटा एंट्री। लेट सपोज एक ह्यूमन एरर हुआ, ठीक है, इनकरेक्ट डेटा एंट्री इन द पेशेंट रिकॉर्ड, सेंसिटिव डेटा होता है, इनकरेक्ट एंट्री हो गई, ह्यूमन एरर हो गया, ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व हो गया। सप्लाई चेन के हिसाब से बात करें तो फेलियर ऑफ वेयर हाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम डाउन हो गया सप्लाई चेन का, तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, सही है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि रिस्क किस तरह के होते हैं। अभी ये भी हम देखेंगे कि रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद
रिस्क को एसेस करना, रिस्क को मिटिगेट करना, कम करना, और फिर उसको मॉनिटर भी करना, यानी पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा स्ट्रैटेजिक आईटी रिस्क क्या होते हैं और ऑपरेशनल आईटी रिस्क क्या होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, टाइप ऑफ रिस्क में हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट को, यानी पॉइंट सी को, कंप्लाइंस एंड लीगल रिस्क। ठीक है, कंप्लाइंस और लीगल रिस्क किस तरह के होते हैं? रिस्क ऑफ नॉन कंप्लाइंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी लॉज एंड रेगुलेशंस को या किसी फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट ना करना या इग्नोर कर देना, और बाद में पता चलना कि भाई ये तो गलत प्रैक्टिस हो रही है रिकॉर्डिंग की ऑफ फाइनेंशियल्स, तो ये भी एक तरीके का रिस्क है। ठीक है, यानी कंप्लाइंस और लीगल रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल जैसे बैंक के हवाले से, वॉयलेशन ऑफ एसबीपी साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस। अब एक बैंक है, वो काम कर रही है, ठीक है, और वहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन दी थी, वो बैंक ने अप्लाई नहीं की या वॉयलेट कर दी। ठीक है ना, इग्नोर कर दी। तो चेक हुआ तो पता चला भाई ये तो ठीक नहीं है, रिस्क बढ़ गया है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जैसे साइबर अटैक हो जाना, मैलवेयर के थ्रू आ जाना, ठीक है, फिशिंग वगैरह। इवन अभी भी प्रैक्टिकली बैंकिंग चैनल्स के थ्रू काफ़ी फ्रॉड हो रहा होता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, एसएमएस के थ्रू। तो क्या बैंक्स जो है वो स्टेट बैंक की साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है? क्या वो अपने कस्टमर्स को अवेयर करवा रहा है या नहीं करवा रहा? सो कंप्लाइंस और लीगल रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर हेल्थ केयर की बात करें, सो ब्रीच ऑफ पेशेंट डेटा प्राइवेसी लॉस, किसी पेशेंट का डेटा या बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा लीक हो जाना, ब्रीच कर देना, ये भी प्राइवेसी लॉस के अगेंस्ट है, तो उसकी भी सेफ्टी को इंश्योर करना। सही है, सो दिस इज अगेन कंप्लाइंस एंड लीगल रिस्क। चौथा होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। वो किस तरह से होते हैं? रिस्क रिलेटेड टू अनऑथोराइज एक्सेस। सही है, डेटा थेफ्ट, चोरी हो जाना, अनऑथोराइज यानी विदाउट परमिशन किसी का एक्सेस ले लेना, ठीक है, डेटा चोरी कर लेना, या साइबर अटैक्स। ये सारे अटैक्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्क के हवाले से डिफाइन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल देखिए तो थेफ्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन डेटा। एक कंपनी है, उसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, उसका डिज़ाइन उसी के इंटरनल एम्प्लॉय ने चोरी करके आगे रीसेल कर दिया। ठीक है ना, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, सप्लाई चेन, हैकिंग ऑफ सप्लायर पोर्टल, किसी ने साइबर अटैक किया, लूप होल्स थे, सही से इंटीग्रेट नहीं हुआ था, हैक हो गया और सप्लायर की इंफॉर्मेशन लीक हो गई। दैट इज ऑल्सो अ रिस्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रिस्क है। सही है, सो अब तक हमने 4 तरह के रिस्क पढ़ लिए। ठीक है, आई होप मैंने सिंपल अल्फाजों में समझा दिया है। अब आप स्टडी टेक्स्ट ओपन करके इनको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क के हवाले से। ठीक है, आईटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये क्या होता है? ठीक है, आईटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलोज अ स्ट्रक्चर अप्रोच। नंबर 1, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल आईटी थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। एग्जाम्पल, रिस्क ऑफ फिशिंग अटैक्स ऑन कस्टमर्स। अच्छा, फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं? देखिए, फिशिंग अटैक्स ऐसे होते हैं जैसे आपको ऐसा लगे, जैसे एक कॉल आ रही है आपको और आपको ऐसा लगे कि यार ये नंबर तो बैंक का ही हो सकता है, या आपको एक लिंक दिया जाए, आप उस लिंक को ओपन करो तो एक वेबसाइट ओपन हो जाए, बैकएंड पे वो उसका रेप्लिका होता है। पीछे जो लिंक्स होते हैं बैकएंड पे, वो हैकर्स ने एक रेप्लिका प्लेटफॉर्म क्रिएट किया होता है, और इंटरफेस जो बनाया होता है वो वैसा ही बनाया होता है जैसे ऐसा लगता है ये ओरिजिनल बैंक की वेबसाइट है। यहाँ बहुत सारी प्ले स्टोर, मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर में ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो वेरीफाइड नहीं है, तो लोगो सेम रख लेते हैं। जैसे नादरा के केस में भी ऐसा हुआ था कि और इवन अभी एक और प्लेटफॉर्म है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करता था, तो उसने भी सेम लोगो रख के दूसरी एप्लीकेशन बना के, यानी रेप्लिका ऑफ सिमिलर थिंग बनाकर जो है वो कस्टमर धोखा खा जाता है कि हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है ये तो ऑफिशियल चैनल्स है, लेकिन वो होता नहीं है। तो फिशिंग का ये मतलब होता है। ठीक है,
और इट कैन बी अटैक थ्रू व्हाट्सएप, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, फ़ोन कॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आईटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है ये एक स्ट्रक्चर अप्रोच है। स्टेप 1 में रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, जितने भी थ्रेट्स हैं या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। उसके अंदर बैंक के हवाले से ज़्यादातर कॉमन अटैक्स जो होते हैं वो फिशिंग अटैक्स होते हैं कस्टमर्स पे, ठीक है, ताकि उनके जो पैसे हैं वो निकाल लिए जाए। फिर है हॉस्पिटल रिस्क ऑफ रैंसमवेयर ऑन मेडिकल सिस्टम, ठीक है। अब रैंसमवेयर की सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि लेट सपोज रैंसमवेयर के भी अटैक्स होते हैं, बट इंटरनली अगर किसी एम्प्लॉई ने कोई चीज़ डाउनलोड कर ली विदाउट नॉलेज, उसको ऐसा लगा कि भाई, अब वो लालच में भी हो सकता है, वो अनइंटेंशनल भी हो सकता है कि उसको ऐसा लगा मुझे ये चीज़ डाउनलोड करनी चाहिए सिस्टम में। अब वो जो फाइल डाउनलोड हो गई है उसके बैक एंड पे भी एक बैक डोर होता है जहाँ से हैकर इनसाइड इंफॉर्मेशन को फेच कर रहा होता है, बट नॉन टेक्निकल पर्सन को नहीं मालूम पड़ता। और जब वो अच्छे से उसको हैक कर लेता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो वो विंडोज़ हैक हो जाता है और सिस्टम हैक हो जाता है। और उसके बाद उसको फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए जो है वो रिश्वत मांगी जाती है, यानी रैंसमवेयर, यानी एक अमाउंट मांगी जाती है कि भाई हमने आपका सिस्टम हैक कर लिया, अब अगर आपको वापस चाहिए तो आपको इतनी अमाउंट देनी होगी। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। स्टेप 2 रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद, अभी हमने 2 इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल ली। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क की असेसमेंट होती है कि भाई वो क्या है, मतलब किस लेवल का है, लो लेवल है उस, या मीडियम लेवल है, या बहुत हाई लेवल है। डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ दैट फाइनेंशियल लॉस या रेपुटेशन लॉस, रिस्क की असेसमेंट की जा रही है। तो उसका इम्पैक्ट क्या है, कितना गहरा है उसका इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है, तो हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, रिस्क को आइडेंटिफाई किया, रिस्क को एसेस किया। स्टेप 3 में रिस्पॉन्स या ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। अब हमने एसेस कर लिया ना कि भाई लो है, मीडियम है, या हाई है, या वेरी हाई है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। सबसे पहले ये करते ये कि अवॉइड द रिस्क, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जिससे रिस्क अवॉइड हो सके। दूसरा, कम कर सकें, रिड्यूस या मिटिगेट द रिस्क। तीसरा, ट्रांसफ़र कर सके रिस्क को, यानी इंश्योरेंस या आउटसोर्सिंग इज़ द सोल्यूशन टू ट्रांसफ़र द रिस्क। सही है। लेट सपोज आपने काफ़ी मरतबा देखा होगा एक जगह पर आग लग जाती है, ठीक है, वहाँ पर मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन लॉस बुक कर ले। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उन इन्वेंट्री की इंश्योरेंस करवा के रखती हैं, या वो आउटसोर्स करके रखती हैं थर्ड पार्टी को कि भाई उसका लॉस वो बेयर करें। सही है। तो आपने काफ़ी मरतबा देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से कि कोई लॉस होता है तो फ़ौरन से वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो रिस्क को रिस्पॉन्स करना या ट्रीट करने की कुछ तरीके हैं, या तो उसको अवॉइड किया जाए लो रिस्क को, या स्ट्रैटेजी बनाए कि इसको रिड्यूस कैसे करें या ट्रांसफ़र करें, या चौथा है एक्सेप्ट करें कि भाई हाँ गलती थी, रिस्क हुआ, आया, लॉस हो रहा है, अब इसको इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। सो एग्जाम्पल है सप्लाई चेन की, ठीक है, यूजिंग बैकअप सर्वर्स टू रिड्यूस डाउन टाइम रिस्क। सही है। तो यानी बैकअप सर्वर्स, अब एक था ना कि लेट सपोज आई कैप की वेबसाइट नहीं चल रही, तो क्या उनके पास उस वक्त वो ऑप्शन था, उन्होंने ये रिस्क आइडेंटिफाई करके रखा था कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होगी तो हम स्केलेबल कर सकते, या बैकअप सर्वर्स होते ताकि हम डाउन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। ज़रा से सप्लाई चेन में भी क्या बैकअप सर्वर्स थे, क्या पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन बनाते वक्त हमने इस रिस्क को एक्सेप्ट करना या रिड्यूस करने की स्ट्रैटेजी बनाई थी या नहीं बनाई थी। और चौथा आखिरी स्टेप होता है रिस्क मॉनिटरिंग। अब हम मॉनिटर करेंगे इसको,
ठीक है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग टू इंश्योर कंट्रोल्स रिमेन इफेक्टिव, ताकि सेम मिस्टेक अगली मर्तबा ना हो। अगर ये सेम मिस्टेक हर मर्तबा हो रही है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी भी को भी इग्नोर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, और ना ही रिस्क को मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में रिस्क बार बार हाई होगा, जिससे फाइनेंशियल लॉस या फिर रेप्यूटेशनल डैमेज होता रहेगा। ठीक हो गया। तो हमने आईटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को आसान अल्फाजों में समझ लिया। अब मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप स्टडी टेक्स्ट को ओपन करके जो उनका कॉन्टेक्स्ट है उसको पढ़ें और उनकी एग्जाम्पल्स भी देखें। ठीक है। अब मैं आपको कुछ इमेजेस के थ्रू दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ट हो जाए कि जो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली होती कैसे है। तो जैसे हमने फिशिंग अटैक्स का समझा था कि अटैकर जो होता है ना, वो सिमिलर किस्म का प्लेटफॉर्म बनाकर जो कस्टमर या कंज्यूमर होता है ना उसको सेंड करता है। ठीक है। अब वो एसएमएस के थ्रू सेंड करे, वो व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करे, या वो ईमेल के थ्रू लिंक सेंड करे। तो अटैकर ने क्या किया है कि बिल्कुल सिमिलर तरीके की वेबसाइट बना के, जो इंटरफेस उसको कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे नज़र आता था वैसा ही बना के, और उसी तरीके का आसपास जैसा लिंक उसका रख के जो है वो फिशिंग अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसका क्रेडेंशियल हासिल करने के हवाले से। ठीक है। तो जैसे ही विक्टिम जो है या कस्टमर जो है वो आईडी पासवर्ड डालेगा, इसके बाद फ़ौरन से उस अटैकर के पास जाएगा और वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ओरिजिनल वेबसाइट से वो ट्रांजैक्शन कर लेगा। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ अ सिंपल फिशिंग अटैक, दैट कुड बी मोर कॉम्प्लेक्स एज वेल। ठीक है। एक और इमेज में देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, फिशिंग अटैक्स यानी आपका पर्सनल डेटा एक एनोनिमस पर्सन यानी हैकर जो है वो चोरी करने की कोशिश करता है, और बेसिकली आप उसके धोखे में आ जाते हो, क्योंकि वो रियल वेबसाइट जैसी ही एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना के आपके ईमेल से आपका कांटेक्ट लेके, क्योंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो अटैकर के पास होती है, उसके पास आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम्स के क्रेडेंशियल्स है वो नहीं होते जो आप उसको खुद इंटेंशनली दे रहे होते हो। तो हमेशा चीज़ों को वेरीफाई करें और क्रॉस चेक किया करें। ठीक है। एक और चीज़ देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी कि जो एनोनिमस है, जो हैकर है, वो किस तरह से या तो फ़ोन कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू या कुछ भी। और अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ईमेल आ गया, आपने उसको खोल लिया और इन्फॉर्मेशन दे दी। ये बेसिकली खेलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी से, यानी आपको कोई लॉटरी का ईमेल आया, आपको कोई प्राइज़ विनिंग का ईमेल आया, या एसएमएस आया, या व्हाट्सएप मैसेज में लिंक आया, तो आप क्योंकि उस लालच में आ जाते हो तो आप उस फिशिंग अटैक का पार्ट बन जाते हो। ठीक है। आपको कोई चीज़ मिली, गाड़ी मिली, तो वो फ़ोन कॉल आया, या फिर आपको ईमेल आया कि भाई आपको कोई 80% डिस्काउंट में मिल रहा है और ये लास्ट सेल चल रही है, अवेल करें इसे। तो वो जो लालच का फैक्टर है ना, उसमें ये फिशिंग अटैक्स जो है वो कामयाब हो जाते हैं, और हैकर्स जो है वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को ले लेता है। ठीक है। इसके अलावा रैंसमवेयर अटैक की टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी। रैंसमवेयर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉई किसी सिस्टम में कोई फ़ाइल डाउनलोड कर लेता है फ्री के चक्कर में कि भाई मुझे फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहा है, चलो मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँ, बट बैक एंड पे कुछ ऐसी फाइल्स उसके साथ होती हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी क्योंकि आप टेक्निकल पर्सन नहीं हो। तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली और साइलेंट तरीके से जो है ना आपका डेटा निकाल लेगा, या सिस्टम हैक कर लेगा, विंडोज़ हैक कर लेगा, और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके पास इतना टाइम है, आप हमें पेमेंट सबमिट करो वरना हम आपकी सारी फाइल्स को डिलीट कर देंगे। यानी वो आपसे एक रिश्वत मांग रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा है कि भाई आपकी लापरवाही की वजह से हमने अटैक में सक्सेसफुल हुए और अब हम आपसे इतना पैसा लेना चाहते हैं। ठीक है। तो ये रैंसमवेयर अटैक है। ठीक है। तो देखो, अब ये डिफरेंट किस्म के अटैक्स के ऊपर क्या होता है, जो रिस्क होता है ना वो मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में विद सर्टेन पॉलिसीज़ और टूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए। अनऑथोराइज एक्सेस क्या होता है कि भाई आपका सिस्टम था लेकिन कोई और उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है कि भाई आपने अपना सिस्टम लॉक कर दिया, लेकिन आपके जाने के बाद कुछ लोग आए और आपका अनऑथोराइज एक्सेस यानी आपकी अथॉरिटी के बगैर, आपकी परमिशन के बगैर जो है वो चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।
फिर डिफरेंट तरीके के साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है, जैसे रैंसमवेयर लिखा हुआ है, मेलवेयर लिखा हुआ है, फिशिंग है, सीक्वल इंजेक्शन के थ्रू वेबसाइट्स को स्लो कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट साइबर अटैक्स को इसीलिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्टॉप कर रही होती हैं विद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, और साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन तमाम चीज़ों को से बचने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है वो साइबर अटैक्स होते हैं जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा सिस्टम फेलियर एंड पावर आउटेजेस भी प्रॉब्लम करते हैं, ये भी एक किस्म का रिस्क होता है, ठीक है। डिपेंड करता है, समटाइम्स आप ऑब्जर्व करते होंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इतनी नहीं मिल रही होती है, या ऑफलाइन हो जाते हैं, सिस्टम डाउन हो जाते हैं ड्यू टू एनी सर्टेन रीज़न, ठीक है, या वो सर्वर में आग लग जाना, ठीक है, डेटा लॉस हो जाना ड्यू टू एनी अदर रीज़न, सही है। तो सिस्टम फेलियर्स के अंदर भी डिफरेंट पावर आउटेजेस के रीजंस होते हैं कि कमर्शियल कितना यूज़ कर रहा है बर्डन, और रेसिडेंशियल का क्या यूजेज है, गर्मी में कितना यूजेज है, सर्दी में क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज बनाती हैं ताकि इन रीजंस की वजह से भी हमें हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। फिर इनसाइडर थ्रेट्स भी होते हैं। इनसाइडर थ्रेट्स 3 तरह के कॉमनली होते हैं, इसके अलावा भी हो सकते होंगे, बट ये 3 हैं जो मोस्ट कॉमन है इनसाइडर थ्रेट्स में। सबसे पहले नेग्लिजेंट, कि भाई आप सिस्टम पे बैठे हुए हैं और आप अपना सिस्टम ओपन करके कहीं चले गए, मीटिंग में चले गए, या आप कुछ रेस्ट करना चले गए, लेकिन आप सिस्टम ओपन करके गए, सिस्टम को आपने लॉक नहीं किया, तो आप खुद दावत दे रहे हैं, नेग्लिजेंट बन रहे हैं कि भाई आपका डेटा सिस्टम से कोई चोरी कर लेगा या डिलीट कर देगा, ठीक है। दूसरा है मेलिशियस। मेलिशियस का मतलब कि जिसकी इंटेंशन ख़राब हो, जो आपको धोखा देना चाह रहा हो जानबूझ के, ठीक है। और कॉर्पोरेट में काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि यार ये शख्स मौजूद नहीं है, मैं मेलिशियस तरीके से, यानी जानबूझ के इंटेंशनली जो है वो इसको टफ टाइम देना चाहता हूँ इस एम्प्लॉय को, और मैं इसका डेटा डिलीट करना चाहता हूँ, या कोई और तरीके से चोरी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जानबूझ के धोखा दिया जाता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। मेलिशियस का मतलब। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है कि अगेन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये कि आपने कहीं से कोई फ़ाइल डाउनलोड कर ली, आपने कहीं पे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट ओपन कर ली जो ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ नहीं थी, कोई पब्लिक वेबसाइट ओपन कर ली जहाँ से कोई फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है, या कोई लिंक पे ऐसा आपने क्लिक कर दिया जहाँ से उसको एक्सेस मिल जाता है, तो आप इंटेंशनली खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो लालच की बुनियाद पे, ठीक है ना, लकी ड्रॉ या वगैरह इस हिसाब से। तो इनसाइडर थ्रेट्स भी मौजूद होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू पॉलिसीज़ अवेयर करवा रही होती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि अब नए ज़माने में नए तरीके के थ्रेट्स हैं, सो काइंडली आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम्स के ऊपर इंटरनल एप्लीकेशंस को यूज़ करना। और काफ़ी मरतबा आपने ऑब्जर्व किया होगा ऑर्गेनाइजेशंस थर्ड पार्टी या दूसरी वेबसाइट्स को ऑफ करके रखती हैं, ठीक है ना, उसके सेंटर में फायरवॉल्स होते हैं जो आपको वहाँ तक एक्सेस नहीं देते क्योंकि ख़तरा है, रिस्क है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के मेलवेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, रैंसमवेयर है जो आपको ब्लैकमेल करता है, पैसे लेता है, ठीक है। स्पाईवेयर है जो चोरी कर रहा होता है, साइलेंटली स्टील्स योर डेटा। एडवेयर है, स्पैम्स यू विथ एड्स, बहुत सारी एड्स चल जाती हैं, इररेलेवेंट एड्स चल जाती हैं, ठीक है ना। वॉर्म्स स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर्स, एक ही वायरस, जैसे बाहर से कोई यूएसबी के थ्रू जो है वो आपने लगाया और वायरस स्प्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। ट्रोजन्स, ट्रोजन्स मतलब कि वो छुपा हुआ था, आपको पता नहीं चल रहा, यानी बैकडोर चैनल के थ्रू जो है वो आप जासूसी कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना, और डेटा लेता हुआ जा रहा है। और बॉटनेट, सिस्टम हैंग हो जाना, क्रैश हो जाना सॉफ्टवेयर, ठीक है, अनइवन बिहेवियर दिखना पीसी के ऊपर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैलवेयर्स हैं, ठीक है। इस डेफिनेटली ये भी सारे रिस्क हैं। अब हम पढ़ेंगे आईटी सिक्योरिटी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। So IT security focuses on protecting systems and information using CIA triad, ठीक है। A, confidentiality, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है confidentiality. Ensure information is accessible only to authorized user, यानी सबसे पहली चीज़ सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं हम
सबसे पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जो ऑथोराइज है जिस काम के लिए, उसके पास वही इंफॉर्मेशन के राइट्स होंगे या एक्सेस होगा। ठीक है, तो पहले तो इस चीज़ को इंश्योर करना। एग्जाम्पल बैंक की, इनकरप्शन ऑफ कस्टमर अकाउंट डेटा। हॉस्पिटल, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू पेशेंट रिकॉर्ड, यानी सिर्फ उन लोगों के पास होगा, लिमिटेड लोगों के पास पेशेंट रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के हवाले से। ठीक है, इसी तरह से बैंक में कस्टमर अकाउंट डेटा भी हेड ऑफिस के फाइनेंस के पास होगा। बी, ठीक है, इंटीग्रिटी। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्फिडेंशियलिटी, अब हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का देखो आम अल्फाजों में मतलब ये होता है कि जब कोई भी ना देख रहा हो ना, उस वक्त भी आप अपनी ऑनेस्टी के साथ ड्यूटी परफॉर्म करें। इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब ये होता है, जैसे समटाइम्स होता है ना, कोई चीज़ पड़ी हुई आपको पसंद आ गई, आपने बोला यार यहाँ कोई भी नहीं है, मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, तो लेकिन कैमरा लगा होता है तो आप कैमरे के डर से छोड़ देते हो। इंटीग्रिटी ना एक एथिकल वैल्यू है। अब ये उसमें भी आती है, जैसे कोई शख्स पढ़ा लिखा वाइट कॉलर क्राइम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाद में जब बर्स्ट आउट होता है तो पता चलता है उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है ना, तो वो भी इंटीग्रिटी में आता है। यानी जब कोई ना देख रहा हो और आपका ज़मीर आपसे ये कह रहा है कि नहीं भाई ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपकी एथिकल वैल्यू यानी इंटीग्रिटी क्या कहती है। तो इंटीग्रिटी का यहाँ पर मतलब ये कि इंश्योर करो कि डेटा इज़ एक्यूरेट एंड नॉट ऑल्टर्ड इम्प्रॉपरली। जो मैंने कहा ना, ये जो वाइट कॉलर क्राइम हो रहे होता है कि जी आपको इन्वॉल्व नहीं होना उस एक्टिविटी। आपकी एथिकल वैल्यू क्या कहती है, इंटीग्रिटी क्या कहती है डेटा से रिलेटेड। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात करें कि प्रिवेंटिंग चेंजेस टू प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन। जानबूझ के अगर कोई किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए प्रोडक्शन के स्पेसिफिकेशन में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए उसको, ये इंटीग्रिटी है। सप्लाई चेन, एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री को फेक करके नहीं दिखाना चाहिए, है ना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री कम ज़्यादा करके जो भी बैलेंसेस होते हैं वो दिखा रहे होते हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, तो नहीं, एक्यूरेट। आपकी इंटीग्रिटी क्या कहती है डेटा के हवाले से कि मुझे एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। फिर है अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये बन गया ना CIA, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब इंश्योर करना है सिस्टम्स आर अवेलेबल व्हेन नीडेड। ठीक है, एग्जांपल ATM, बैंक्स क्या करती है, इंश्योर करती है कि ATM सिस्टम्स जो है वो 24/7 काम करें। अब वो 100% तो नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस भी चल रही है, तो मिड नाइट वो सम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बैकअप्स की, या लेट से रात 2 से सुबह 4 बजे तक, या रात 3 से सुबह 6 बजे तक। लेकिन उनकी प्रायोरिटी होती है 99% अप टाइम रहे ATMs। ठीक है, यानी सिस्टम की अवेलेबिलिटी रहे। सही है। हॉस्पिटल के हवाले से, इमरजेंसी सिस्टम्स मस्ट नेवर गो ऑफलाइन, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो इमरजेंसी सिस्टम्स और एप्लीकेशंस ऑफलाइन नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है IT सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, तो कॉमन से थ्रेट्स क्या है, जो मैंने आपको अभी पिक्चर्स में भी दिखाया, मैलवेयर एंड रैंसमवेयर, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, इनसाइडर थ्रेट्स, सिस्टम फेलियर्स एंड पावर आउटेजेस। ठीक है, ये कॉमन थ्रेट्स हैं। लेट्स से सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं। बैंक्स के हवाले से क्या हो सकता है कि एक ईमेल जनरेट हुआ हो, जो कोशिश की जा रही है कि भाई उस शख्स से जो है वो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को ले लिया जाए। हेल्थ केयर के अंदर पेशेंट का डेटा चोरी करके रिश्वत मांगी जा रही हो। मैन्युफैक्चरिंग में कोई इफेक्टेड फाइल देकर मशीन्स के सिस्टम्स को मैन्युपुलेट किया जा रहा हो या ख़राब किया जा रहा हो उस प्रोसेस को। सप्लाई चेन के हवाले से फेक वेंडर ईमेल्स चेंजिंग पेमेंट डिटेल्स। ठीक है, तो ये सारे क्या तरीके हैं, देखें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से रिलेट किया है मैंने कि इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑर्गेनाइजेशंस में क्या इम्पैक्ट रखते हैं, किस तरह से होते हैं। ठीक है, फिर है IT सिक्योरिटी कंट्रोल्स। कंट्रोल्स आर मेजर्स इम्प्लीमेंटेड टू मैनेज IT रिस्क, यानी आप सिक्योरिटी के कंट्रोल्स टू मैनेज द IT रिस्क। सबसे पहले प्रिवेंटिव कंट्रोल, ये क्या होते हैं प्रिवेंटिव, यानी प्रिवेंट इंसिडेंट्स
बिफोर दे अकर, यानी प्री एक्टिव रहना, ठीक है ना, ये प्रिवेंट कर देना, रोकने की एबिलिटी हो, अगर जैसे ही वो इंसर्ट अकर होने से पहले ही, जैसे आइडेंटिफिकेशन मिले, आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, उसको पता चल जाए, वो डिटेक्ट कर ले कि जी हमें इसको प्रिवेंट करना है। एग्जाम्पल्स हम क्या करते हैं, फायरवॉल्स लगा के रखते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई अननेसेसरी या अनआइडेंटिफाइड चीज़ आ रही है तो वो उसको रोके। एक्सेस कंट्रोल्स को यूज़र रोल्स के हिसाब से असाइन करना, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना, वीक पासवर्ड नहीं रखना, ताकि वो आसानी से हैक ना हो सके। ये सारे क्या है, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है सर। बैंक्स के मामले में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, मैं अगर वेबसाइट से अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करता हूँ तो मुझे एक OTP आता है SMS पे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हॉस्पिटल रोल बेस्ड सिस्टम एक्सेस, ठीक है, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, एडमिन स्टाफ को, सपोर्ट सेंटर को, बिजनेस फंक्शन को, ये सब हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन उनको उनके रोल्स के हिसाब से एक्सेस दिया गया। प्रिवेंटिव के बाद आते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स, के भाई एक चीज़ डिटेक्ट हुई है, यानी इशू होने के बाद डिटेक्ट किया, डिटेक्ट इश्यूज आफ्टर दे अकर। एग्जाम्पल्स, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स या ऑडिट लॉग्स बना के रखी हुई, वहाँ से हमने ट्रेस किया कि भाई हाँ ये एक्टिविटी हुई है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मॉनिटरिंग मशीन सिस्टम लॉग्स, पता चलता है कि भाई क्या क्या एक्टिविटी किस टाइम स्टेम के ऊपर हो रही है। सी है करेक्टिव कंट्रोल्स, फिक्स करना इशू को और फिर सिस्टम को उसी कैपेबिलिटी में लाना, रीस्टोर करना। एग्जाम्पल, डेटा बैकअप्स, डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, ठीक है, अगर कोई फिजिकल डिजास्टर आता है तो क्या आपकी प्लानिंग है, तो आप रिस्क को कैसे हैंडल करेंगे। सिस्टम फेल हो जाता है, सिस्टम डाउन हो जाता है, कोई वेबसाइट ओपन नहीं होती, ट्रैफिक ज़्यादा है, या वो पर्टिकुलर सर्वर फेल हो जाता है, तो क्या आपके पास बैकअप्स हैं या नहीं है, तो ये है करेक्टिव कंट्रोल्स, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें देखी IT सिक्योरिटी कंट्रोल्स में, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। सप्लाई चेन की एक एग्जांपल है यहाँ पर, बैकअप ERP सिस्टम फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है रोल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सो IT पॉलिसी डिफाइंस रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल यूज, सिक्योरिटी एंड एक्सेस, ठीक है। ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। जैसे बैंक के सिनेरियो में हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, हॉस्पिटल के केस में पेशेंट डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी होगी, यानी अब ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिसीज़ बना रही हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन कर रही हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिस्टम यूजेज एंड एक्सेस पॉलिसी होगी, ठीक है, क्यों होगी, रिस्क को मैनेज करने के हवाले से, और इंश्योर करें कि सिस्टम्स की और डेटा की कंसिस्टेंसी, कंप्लायंस और अकाउंटेबिलिटी और रिस्क को मिनिमाइज किया जाए। देखिए रिस्क ख़त्म नहीं होता, रिस्क मिनिमाइज होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू। इसके बाद आपकी स्टडी टेक्स्ट में है IT रिस्क गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क्स। अच्छा, ये जितने टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कॉन्सेप्चुअली आपको आसान तरीके से मैं डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, बल्कि आप इस चैप्टर 14 की वीडियो देखने के बाद स्टडी टेक्स्ट में इसका डिटेल कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, और वहाँ पर भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो IT रिस्क गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला है COBIT, फोकसेस ऑन IT गवर्नेंस एंड कंट्रोल, ठीक है। एंड देन ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बैंक यूजेस COBIT फॉर IT गवर्नेंस एंड रिस्क कंट्रोल, हेल्थ केयर यूजेस ISO 27001 फॉर पेशेंट डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ IT रिस्क मैनेजमेंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कि भाई हम प्रोटेक्ट कर सकें सेंसिटिव डेटा को, बिजनेस की कंटिन्यूटी रन हो सके, कोई हर्डल ना आए, जितने भी कंप्लायंसेस फ्रेमवर्क्स हैं और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो सकें, कस्टमर्स का ट्रस्ट मेंटेन हो सके उस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन अवॉइड्स डिलीवरी डिलेज थ्रू स्ट्रॉन्ग IT कंट्रोल्स, अगर IT कंट्रोल वो स्ट्रॉन्ग रखेगी तो उसकी डिलीवरी डिलेज नहीं होंगी, वो अवॉइड करेगा।
मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट्स कॉस्टली प्रोडक्शन स्टॉपेज। अब हम इस चैप्टर नंबर 14 को एक प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो आपकी स्टडी टेक्स्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उनको मैंने सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्ट किया है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये सिचुएशन और ये जो सोल्यूशन है मैं किस टॉपिक से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ताकि आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के जब बन जाएंगे इस लेक्चर से, तो उसके बाद आप स्टडी टेक्स्ट में जाके आई कैप के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पर मैं आपको एक तमाम टॉपिक्स के ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विद सिनेरियो समझा रहा हूँ। इससे एक और आसानी ये होगी कि आप सिनेरियो बेस्ड आंसर्स को भी अच्छे से लिख सकेंगे और कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम सिनेरियो देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक आईटी रिस्क बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, ठीक है। सिनेरियो क्या कह रहा है, सिनेरियो ये कह रहा है कि एक कमर्शियल बैंक है जिसने लॉन्च किया एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, टू कम्पीट विथ फिनटेक कंपनीज। वो कम्पीट करना चाह रहे हैं फिनटेक कंपनीज के साथ। द डिसीजन इज टेकन क्विकली, डिसीजन जो है वो जल्दी लिया गया क्योंकि कॉम्पिटिटर है मार्केट में। सो द डिसीजन इज टेकन क्विकली विदाउट फुली असेसिंग आईटी रिस्क। बात समझ में आ रही है? हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक आईटी रिस्क, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। बैंकिंग सेक्टर का एक सिनेरियो हमने लिया कि भाई कमर्शियल बैंक लॉन्च कर रही है एक एप्लीकेशन फिनटेक कंपनी के साथ compete करने के हवाले से, जल्दी से डिसीजन लिया गया और फुली एसेस नहीं किया गया आईटी रिस्क को। तो अब क्या होगा, अब ज़रा देखें ड्राफ्टिंग कैसे होगी। अब मैं पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाइड की तरफ जाते हैं। नंबर 1 पुअर सिस्टम आर्किटेक्चर है क्योंकि डिसीजन क्विकली लिया गया विदाउट फुली असेसिंग द आईटी रिस्क। इनएडिक्वेट सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग इतनी कोई खास हुई नहीं, इनएडिक्वेट थी। लैक ऑफ अलाइनमेंट विद रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लैक ऑफ अलाइनमेंट विद द रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स, कंप्लाइंस वगैरह। अब जब ये रिस्क आइडेंटिफाई हुआ इस सिनेरियो के बाद, तो इम्पैक्ट क्या होगा, एप्लीकेशन क्रैश कर गई ड्यूरिंग पीक आवर्स। जैसे ही ट्रैफिक ज़्यादा हुआ एप्लीकेशन क्रैश हो गई या वेबसाइट क्रैश हो गई, ठीक है। कस्टमर्स कैन नॉट ट्रांसफ़र फंड्स, कस्टमर्स को दुश्वारी पैदा हो गई, वो फंड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। रेप्यूटेशन डैमेज हुआ, सोशल मीडिया पे लोगों ने पोस्टिंग की कि भाई इस बैंक ने कि मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ नहीं करो, ये अच्छी नहीं है, ऐसा ब्ला ब्ला, ठीक है। और स्टेट बैंक की वार्निंग्स इशू हुई कि भाई आपने ये कैसे कर लिया, सेंसिटिव काम, ठीक है। फिर रिस्क आइडेंटिफाई हुआ। अब देखो कैसे लिखा जा रहा है इस सवाल को, ठीक है ना। रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, उसके पॉइंट्स, इम्पैक्ट क्या हुआ उसके पॉइंट्स। अब रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल के हवाले से, आईटी स्ट्रैटेजी अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क असेसमेंट बिफोर लॉन्चिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूएटीएन, स्ट्रेस टेस्टिंग हुई कि नहीं हुई, वो होनी चाहिए थी लाजमी तौर पे, एंड कंप्लाइंस रिव्यू विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आईटी गवर्नेंस गाइडलाइंस के हिसाब से। यानी अब रिस्क मैनेजमेंट के कंट्रोल्स बनाए और उनकी पॉइंट्स लिखे इस सिनेरियो के हवाले से, ठीक है। तो हमने क्या समझा, स्ट्रैटेजिक आईटी रिस्क बैंकिंग सेक्टर के हवाले से ये पूरा सिनेरियो लिंक करता है चैप्टर 14 आईटी रिस्क, स्ट्रैटेजिक आईटी रिस्क, आईटी गवर्नेंस, अलाइनमेंट ऑफ आईटी विद बिजनेस गोल्स, ठीक है। तो अब जब आपने ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई इन टॉपिक्स की, तो अब इन टॉपिक्स को आप स्टडी टेक्स्ट में डिटेल में पढ़ेंगे जो आई कैप ने आपके लिए कॉन्टेक्स्ट बना के रखा है, ठीक है। तो अब आसान हो गया होगा आपके लिए, अगर इवन इस तरह की टॉपिक से कोई सिनेरियो भी बनता है तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर बैंकिंग सेक्टर से बनता है तो आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशनल आईटी रिस्क हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड समझते हैं, ठीक है। और इसको कैसे आंसर करना है हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इसी के साथ साथ। सिनेरियो क्या है, एक हॉस्पिटल है, ठीक है, वो यूज़ कर रहा है EMR सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम। ड्यू टू वीक एक्सेस कंट्रोल्स, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ड्यू टू वीक एक्सेस कंट्रोल मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स शेयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। हुआ क्या कि एक्सेस कंट्रोल वीक होने की वजह से
बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स आपस में लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर करने लग गए। तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई के हवाले से बात करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा कि अब हम क्योंकि चैप्टर 14 रिस्क का पढ़ रहे हैं, तो सिचुएशन से निकालते हैं कि रिस्क किस तरह के आइडेंटिफाई हुए। अनऑथोराइज एक्सेस का पॉइंट आ गया यहाँ पे। अनऑथोराइज एक्सेस टू द पेशेंट रिकॉर्ड्स, वायलेशन ऑफ पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। कोई भी एक्सेस कर पा रहा है ना उसको बड़े आसानी से, जिसका कोई मैटर नहीं है लेकिन उसके पास क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं, तो वो लॉगिन करके देख रहा है उस पेशेंट की हिस्ट्री या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। हाई ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। अब इसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पेशेंट का डेटा लीक हो गया, चोरी हो गया, कहीं पे बिक भी सकता है, ठीक है। फिर लीगल एक्शन एंड लॉस ऑफ पेशेंट ट्रस्ट। लीगल एक्शन काफ़ी लोग लेंगे, पेशेंट का ट्रस्ट जाएगा, वो विजिट नहीं करेंगे इस हॉस्पिटल में दोबारा, ठीक है। रेप्यूटेशनल लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा। पॉसिबल पेनल्टीज अंडर डेटा प्रोटेक्शन लॉस, पेनल्टीज लगेंगी, है ना, डेटा प्रोटेक्शन लॉस के हवाले से। तो हमने पहले देखा रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उसका इम्पैक्ट देखा। अब हम देख रहे हैं इस सिचुएशन के बेसिस पे मैनेजमेंट कंट्रोल्स क्या होंगे। रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, यूनिक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स हो, ऑडिट लॉग्स हो ताकि सिस्टम एक्सेस से पता चले किसने किस टाइम पे लॉगिन किया है, क्या चीज़ निकाली है। रेगुलर आईटी सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर स्टाफ होनी चाहिए, ठीक है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके चैप्टर नंबर 14 में ऑपरेशनल रिस्क, एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड था। तो मैंने उसका पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया और बताया कि रिस्क का आइडेंटिफाई करना, इम्पैक्ट और कंट्रोल्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। अब हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सिनेरियो में। तो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो स्टोर करती है प्रोडक्शन फार्मूला और डिज़ाइन ऑन अ लोकल सर्वर। लोकल सर्वर यानी ऑन प्रेमिसेस है, लेकिन विदाउट इनक्रिप्शन है, विदाउट सिक्योरिटी फीचर है। तो क्या होगा इस सूरत में, रिस्क आइडेंटिफाई हुआ कि भाई आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो चोरी हो सकती है, जो भी आप फार्मूलाज या चीज़ें प्रोडक्शन में डिज़ाइन कर रहे हैं। मैलवेयर अटैक थ्रू इन्फेक्टेड यूएसबी डिवाइसेस, विदाउट इनक्रिप्शन है, मैलवेयर अटैक हो सकता है, किसी ने भी यूएसबी उस सिस्टम पे अप्लाई की। इम्पैक्ट क्या होगा, कॉम्पिटिटर आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन को आसानी से कॉपी कर लेगा, चुरा लेगा, बेच देगा, रीसेल कर देगा। फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको नहीं मिल पाएगा। अब उसके हवाले से रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं, सर इनक्रप्शन ऑफ सेंसिटिव फाइल्स अप्लाई करें, एंड पॉइंट सिक्योरिटी या एंटीवायरस इंस्टॉल करें, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सटर्नल डिवाइसेस, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस चाहे वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, यूएसबी हो या कोई और सीडी डीवीडी हो, नहीं सिस्टम पे जो है वो अटैच कर सके या एक्सेस मिल सके, और रेगुलरली डेटा बैकअप्स अप्लाई करते रहे। तो ये सिनेरियो बेस करता है आपके चैप्टर 14 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, डेटा प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंशियलिटी से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं साइबर रिस्क, ठीक है, विद सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स की सिनेरियो पे। तो एक लॉजिस्टिक कंपनी है, वो यूज़ करती है क्लाउड बेस्ड इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है, कनेक्टेड विद द सप्लायर, सप्लायर के साथ कनेक्टेड है। अब फिशिंग ईमेल कंप्रोमाइजेज एडमिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब इस सिनेरियो में हमें देखना है साइबर रिस्क को, ठीक। सो रिस्क आइडेंटिफाई किया हुआ, एक साइबर अटैक हुआ सबसे पहले जिसका नाम था फिशिंग, ठीक है। अब आपको इसकी मीनिंग पता है क्या होता है, अनऑथोराइज सिस्टम एक्सेस मिल गया। इम्पैक्ट क्या हुआ, इन्वेंट्री का जो डेटा था वो मैन्युपुलेट हो गया, चेंज कर दिया गया, गलत शिपमेंट्स को भेज दिया गया, सप्लाई चेन का प्रोसेस को डिसरप्ट कर दिया गया, ठीक है। और जाहिर सी बात है हाई रिस्क था, और आपको पता है कि किस वजह से, क्योंकि कंपनी थी क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम कनेक्ट था सप्लायर से, बट एक फिशिंग ईमेल आया जिसकी वजह से एक साइबर अटैक हुआ। उस साइबर अटैक से उस सप्लाई चेन, उस लॉजिस्टिक कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ रिस्क का, है ना। रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स के हवाले से हम क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में यही सीखना है कि इन तरह की सिचुएशंस पे हम कंट्रोल्स क्या बताते हैं। तो ये पहला है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, साइबर अवेयरनेस ट्रेनिंग होनी चाहिए सप्लायर्स को ताकि वो अननेसेसरी या इररेलेवेंट ईमेल्स या फिशिंग के धोखे में ना आए।
ईमेल फ़िल्टरिंग सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह से ईमेल रिसीव हो रहा है। काफ़ी कंपनीज़ ने, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं कि आप जीमेल से या हॉटमेल से ईमेल भेजें तो वहाँ से वो स्टॉप कर देती हैं, क्योंकि वहाँ फायरवॉल इंस्टॉल्ड है। पता नहीं है कौन क्या फ़ाइल पब्लिक डोमेन से भेज दे और हमारे सिस्टम्स के ऊपर जो है वो हैकिंग हो जाए, ठीक है, या साइबर अटैक हो जाए। तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूजेस दिस कंट्रोल, ठीक है, ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम्स। और इसके अलावा इंसिडेंट रिस्पांस प्लान हो, ये टॉपिक लिंक करता है आपके चैप्टर 14 साइबर रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क और इंसिडेंट मैनेजमेंट में। अब आपको करना क्या है कि जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो अब आप स्टडी टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लाइंस एंड रेगुलरिटी आईटी रिस्क, और इसमें एग्जांपल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। अ फाइनेंस कंपनी फेल्स, यानी एक फाइनेंस कंपनी फेल हो गई क्या चीज़ में, टू मेंटेन प्रॉपर ऑडिट लॉग्स ऑफ सिस्टम चेंजेस, ठीक है ना। प्रॉपर ऑडिट लॉग्स मेंटेन नहीं हो रहे सिस्टम चेंजेस में, वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो अब कंप्लाइंस और रेगुलरिटी के हिसाब से क्या होगा, नंबर 1 रिस्क आइडेंटिफाई हुआ सर, नॉन कंप्लाइंस विद रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स। नंबर 2 वीक आईटी कंट्रोल्स। इम्पैक्ट क्या होगा, ऑडिटर्स इशू अ क्वालिफाइड रिपोर्ट, ऑडिटर्स ने एक क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर दी विच इज़ नॉट गुड। रेगुलरिटी पेनल्टीज लग गई, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो रेपुटेशन लॉस भी है, फाइनेंशियल लॉस भी है, ठीक है, पेनल्टीज भी लगी हैं। रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स क्या होने चाहिए थे इस तरह की सिचुएशन में, चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल्स का इम्प्लीमेंट होना, सिस्टम प्रॉपर सिस्टम लॉग्स ऑडिट ट्रायल्स का होना, इम्प्लीमेंट होना, रेगुलर आईटी इंटरनल आईटी ऑडिट्स होना उस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये देखना कि ये किस कंप्लाइंस के साथ अप्लाई हो सकता है, कौन सा फ्रेमवर्क इसमें अप्लाई हो सकता है, ठीक है, उसको प्रॉपरली चेक करना। नाउ दिस इज रिलेटेड टू compliance risk, IT controls and regularity frameworks. नेक्स्ट है डेटा लॉस रिस्क। डेटा लॉस रिस्क के हवाले से रिटेल बिजनेस, ठीक है, तो एक रिटेल चेन है जिनका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है और बैकअप वाज नॉट अपडेटेड फॉर 3 days। एक तो सिस्टम क्रैश हो गया, पता ये चला कि वो जो बैकअप है, बैकअप चलो ले रहे थे लेकिन वो पिछले 3 दिन का तो अपडेटेड ही नहीं था। अब ज़रा देखते हैं सिनेरियो में क्या होता है। रिस्क क्या आइडेंटिफाई हुआ, डेटा लॉस रिस्क था, हाँ जी। इनएडिक्वेट यानी प्रॉपर बैकअप नहीं है और रिकवरी नहीं है, इनएडिक्वेट बैकअप एंड रिकवरी प्लानिंग। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग कहते हैं यार सारी चीज़ें सही चल रही है, एक काम करता हूँ आज मैं बैकअप नहीं लेता हूँ, सिस्टम तो चल ही रहा है, कल आके ले लूँगा। पता चला अब क्रैश बोल के तो नहीं आएगा, पता चला सिस्टम क्रैश हो गया और उसने अपनी लापरवाही की वजह से 2 से 3 दिन का बैकअप भी नहीं लिया था, है ना। तो ये रिस्क आइडेंटिफाई हुआ। इम्पैक्ट क्या हुआ, सेल्स का डेटा चला गया, सेल्स का डेटा लॉस हो गया। वो कैसे देखेंगे कौन क्या चीज़ आई थी, कितना रेवेन्यू बना था, किस चीज़ का बना था। वो एक दिन में मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो जाती है एक स्टोर के ऊपर, बड़े स्टोर्स के ऊपर इवन, और वो भी रिटेल चेन हो तो। अब उससे क्या होगा, इनकरेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, टैक्स कैलकुलेशन के इश्यूज जनरेट हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि एक सिंपल सी चीज़ के ना करने से रिस्क हाई हो गया, और जब वो रिस्क हाई हो गया तो उसका इम्पैक्ट देखो क्या पड़ रहा है, ठीक है। आसान करके इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर बाद में आप स्टडी टेक्स्ट से पढ़ें इसको डिटेल में, वहाँ पे भी मज़ीद चीज़ें लिखी हुई हैं। रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स के हवाले से बात करें तो डेली ऑटोमेटेड बैकअप्स करो, क्योंकि वो शख्स अगर खुद बैकअप रन करता है मैनुअली और उसको पता है कि उसकी सुस्ती की वजह से या उसकी नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो अब ऐसा सिस्टम लाओ कि बैकअप ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हो जाए, जिससे क्या होगा कि बैकअप हमेशा मिलेगा। डिज़ास्टर रिकवरी प्लान बनाएं, क्रैशेस को कैसे हैंडल करना है, और पीरियोडिकली बैकअप को टेस्ट भी करें, ठीक है। सो ये रिलेटेड है डेटा रिस्क, बैकअप कंट्रोल्स और डिज़ास्टर रिकवरी, जो आपके स्टडी टेक्स्ट में टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आपको उसको डिटेल में पढ़ना है। अब सिनेरियो है ह्यूमन आईटी रिस्क, इंसान की वजह से कौन से रिस्क हैं, ये तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं। सिनेरियो क्या है कि एक एम्प्लॉय है, वो डाउनलोड करता है अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर ऑफिस कंप्यूटर पे, ठीक है। अब उसको पता है कि भाई एक चीज़ उसको फ्री में मिल रही है, उसको ज़रूरत थी, उसने किसी से पूछा नहीं, इन्वॉल्व नहीं किया,
और उसने एक अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया ऑफिस के सिस्टम पे, क्या रिस्क इन्वॉल्व होगा? मैलवेयर इन्फेक्शन, इनसाइडर रिस्क, ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नेटवर्क स्लो डाउन हो जाएगा या डेटा चोरी होने के पूरे चांसेस हैं, ब्रीच हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होना चाहिए, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। आईटी यूजेज पॉलिसीज हों, वो उस यूज़र को राइट्स ही ना हो कि वो किसी वेबसाइट पे जाके कोई चीज़ डाउनलोड कर सके, और अगर कर भी दी है तो फ़ौरन से ऑडिट लॉग में आ जानी चाहिए, और डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करे, एडमिन की परमिशन के बगैर इंस्टॉलेशन ना हो पाए। तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है एडमिन राइट्स को उसके सिस्टम पे, और एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बताने हैं एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि नए नए तरीके आते हैं चीज़ों को चोरी करने के, डेटा को ब्रीच करने के, तो वो भी एक कंट्रोल हो सकता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स को रन किया जाए। सो दिस इज लिंक टू चैप्टर 14 अगेन, ह्यूमन रिस्क, आईटी पॉलिसीज एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या किसी भी वीडियो को देखते हैं, तो इस गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है, जहाँ से आप मेरे ये तमाम नोट्स को और मॉक पेपर्स को सॉल्व एंड अनसॉल्व डाउनलोड कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 14 इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है, और आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 14 आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के नोट्स अपलोड हो गए हैं। साथ ही साथ अगर आपको मॉक पेपर्स चाहिए चैप्टर वाइज, तो आप सॉल्व सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज के फोल्डर में आएंगे, जहां पर आपको तमाम चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक, ये चैप्टर वाइज मॉक पेपर्स हैं जिसमें सिनेरियो बेस्ड डिटेल क्वेश्चंस और आंसर्स मौजूद हैं। इसके अलावा मज़ीद मॉक पेपर्स और सॉल्यूशंस भी इसी फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ कंप्लीट चैप्टर 1 से चैप्टर 17 तक। हर चैप्टर के 5 सवाल मौजूद हैं विच विल बी इनफ फॉर यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी वीडियोस अब तक 14 चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो चुके हैं और अवेलेबल हैं, तो उसके डिटेल्ड नोट्स भी आप मेरे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और इन आसानी से याद भी। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बात करते हैं, और इसमें आपको दो चीज़ों का एडवांटेज मिलेगा। एक तो ये कि इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको एक सिनेरियो बेस्ड सिचुएशन समझ में आएगी, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और थोड़ी सी आपकी ड्राफ्टिंग के हवाले से बात हो जाएगी, ठीक है। पहला सवाल है आईटी रिस्क इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सिनेरियो क्या है? A supply chain company uses a cloud-based inventory management system integrated with suppliers and transport partners. ठीक है? Due to weak access control, a cyber attacker gains unauthorized access through compromised credential. बहुत सिंपल सा सिनेरियो है कि भाई एक सप्लाई चेन कंपनी है, वो क्लाउड बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करती है, और उनको उसका एक्सेस सप्लायर और ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स के पास है। मसला ये हो गया कि वीक एक्सेस कंट्रोल्स थे, जिसकी वजह से साइबर अटैकर को है ना अनऑथोराइज एक्सेस मिल जाता है, उसको क्रेडेंशियल्स कहीं से मिल जाते हैं, ठीक है, यानी आईडी पासवर्ड। द अटैकर क्या करता है, अब अटैकर को जब उसका एक्सेस मिला ना, तो उसने शिपमेंट डेटा को चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिलीवरीज देर से जाने लगी और इन्वेंट्री लेवल्स भी सारे इनकरेक्ट हो गए। अब ये सिनेरियो कैसे आंसर करना है, तो आप देखो लिखने का अंदाज क्या होगा। द कंपनी फेसेस साइबर रिस्क एंड थर्ड पार्टी आईटी रिस्क विच डिसरप्ट्स operations and damages customer relationships. Inaccurate inventory data results in financial losses and operational inefficiencies. तो देखो आपको लिखने का एक अंदाज समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में है, लेकिन अल्फाजों का सिलेक्शन, उस सिचुएशन को प्रॉपरली डिफाइन करना जो सिनेरियो में बताई गई है। सेकंड, टू मैनेज दिस रिस्क, अब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। टू मैनेज दिस रिस्क द ऑर्गेनाइजेशन शुड इम्प्लीमेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक्सेस लॉगिंग, वेंडर रिस्क असेसमेंट एंड एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। सर अब ये सोल्यूशंस कैसे पता चल रहे हैं कि मैं कैसे सजेस्ट कर रहा हूँ? ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में लिखे हैं, जब आप अभी गो थ्रू करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि आईटी रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी कैसे होती है, बट इसके सॉल्यूशंस भी आपकी स्टडी टेक्स्ट में है कि अगर ये सिचुएशन अकर हुई है जो ये सप्लाई चेन कंपनी फेस कर रही है, तो वो कंट्रोल्स कौन से अप्लाई करेंगे, यानी MFA, एक्सेस लॉगिन,
वेंडर रिस्क असेसमेंट है ना, कोई रिस्पॉन्स प्लान बनाए, और फिर आगे डिफाइन किया रेगुलर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग इज ऑल्सो एसेंशियल्स फॉर सप्लायर्स एंड ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स। और अगर आप कोई फ्रेमवर्क भी यहाँ पर कोट कर सकें तो और भी अच्छा है, आपको कुछ एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि जिन चैप्टर्स के अंदर बाकायदा फ्रेमवर्क्स के नाम मेंशन है, तो उन चैप्टर से रिलेटेड अगर आप आंसर में फ्रेमवर्क्स भी लिख दें तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर नोज कि भाई आपको उस सिचुएशन को सिर्फ सॉल्व करना नहीं आ रहा, यानी आप सिर्फ टेक्स्ट पैराग्राफ्स नहीं लिख रहे हो बल्कि फ्रेमवर्क भी बता रहे हो। ठीक है, इफ़ पॉसिबल अगर आपने मेमोराइज किया हुआ है उस फ्रेमवर्क्स को, उनके पॉइंट को किस तरह की सिचुएशन में आपको कोट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेमवर्क लिंकेजेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और डेमो क्वेश्चन है। ठीक है, अभी कितने मार्क्स का है वो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सवाल को पढ़ना और उससे रिलेट जवाब देना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आईटी कंप्लाइंस रिस्क से रिलेटेड है, कंप्लाइंस रिस्क। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से सिनेरियो क्या है कि एक फाइनेंस कंपनी है जो डज नॉट मेंटेन प्रॉपर ऑडिट ट्रायल्स, वो प्रॉपर ऑडिट ट्रायल्स मेंटेन नहीं कर रही है फॉर सिस्टम चेंजेस। ड्यूरिंग द रेगुलरिटी इंस्पेक्शन ऑडिटर्स कैन नॉट ट्रेस अनऑथोराइज सिस्टम मॉडिफिकेशन। ऑडिटर्स को प्रॉब्लम क्या हो गई कि अनऑथोराइज सिस्टम मॉडिफिकेशन को वो अब ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंस कंपनी मेंटेन ही नहीं कर रही ऑडिट ट्रायल्स को, जो सिस्टम पे चेंजेस आ रहे हैं। तो अब हमने आंसर कैसे लिखना शुरू किया। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स आईटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस रिस्क लीडिंग टू रेगुलरिटी पेनल्टीज एंड अ लॉस ऑफ स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। तो हमने पहले ये बताया कि इससे हो क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, देखो मेरे जवाब में सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या बता रहा है, इसके इम्पैक्ट को बता रहा है, जो लीड करेगा रेगुलरिटी पेनल्टीज की तरफ और लॉस ऑफ स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। अब मैं बता रहा हूँ कि इसको मिटिगेट करना है। अब इस रिस्क, इस सवाल के अंदर जो रिस्क है उसके हवाले से क्या कंट्रोल्स अप्लाई हो सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात हो रही है। सो द रिस्क कैन बी मिटिगेटेड, यानी मिनिमाइज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है बाय इम्प्लीमेंटिंग change management controls, audit logs, segregation of duties and periodic IT audits। तो 4 solutions आपने बता दिए। These controls ensure transparency and accountability। सही है। अब जवाब मैंने छोटा इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लिखेंगे तो ऑथेंटिक और अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास मज़ीद इस सवाल की नॉलेज होगी, जो डेफिनेटली जब आप स्टडी टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद कॉन्टेक्स्ट वहाँ से मिलेगा, तो आप ज़्यादा मार्क्स के लिए ज़्यादा थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, 2-3 पैराग्राफ्स और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो अगेन इस सिचुएशन के लिहाज से अगर आपको फ्रेमवर्क का लिंकेज देना है तो वो भी आप। तो अब हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड इट्स इन्वेंट्री सिस्टम to cloud-based platform. Management is concerned about unauthorized access and data loss due to weak access controls. So which of the following best represent IT risk in this scenario? तो सिनेरियो बड़ा आसान है। ठीक है, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का IT रिस्क इस सिनेरियो में होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अनऑथोराइज एक्सेस टू द क्लाउड डेटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बात हुई भी है अनऑथोराइज एक्सेस की। सही है। सो आईटी रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू failure or misuse of IT system. Unauthorized access to the cloud data is a direct security risk, whereas the other options are operational benefits. ठीक है, next MCQ, an organization identify a threat where the system downtime could disrupt ऑनलाइन सेल्स ड्यूरिंग पीक आवर्स। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक थ्रेट जो है वो आइडेंटिफाई किया कि भाई पीक आवर्स जब रश ज़्यादा होगा तो ऑनलाइन सेल्स में हम डाउन टाइम फेल कर सकते हैं। ठीक है, सो द लाइकलीहुड इज़ हाई एंड द फाइनेंशियल इम्पैक्ट इज सिग्निफिकेंट। व्हाट शुड मैनेजमेंट डू नेक्स्ट एज अ पार्ट ऑफ आईटी रिस्क मैनेजमेंट? यही आपका जो है वो चैप्टर है कि इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के बाद, इस थ्रेट को देखने के बाद मैनेजमेंट क्या करे। ठीक है, तो अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस हैं।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। assess the risk severity using likelihood and impact। सही है। नेक्स्ट, अ बैंक डिसाइड्स टू परचेज, एक बैंक है उसने डिसाइड किया कि भाई हम खरीदेंगे क्या, साइबर इंश्योरेंस टू कवर losses arising from data breaches instead of implementing expensive security infrastructure. So the decision represent which risk response strategy। ठीक है, तो ये रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, कि बाइंग साइबर इंश्योरेंस शिफ्ट द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ अ रिस्क टू द थर्ड पार्टी विच इज नोन एज रिस्क ट्रांसफर। एक हॉस्पिटल है, वो इंश्योर करिए कि भाई पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो एक्सेसिबल होना चाहिए ओनली टू ऑथोराइज डॉक्टर्स एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड विदाउट अप्रूवल। तो एक्सेस होगा ऑथोराइज डॉक्टर के पास, लेकिन मॉडिफाई विदाउट अप्रूवल नहीं हो। तो विच टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स आर प्राइमरीली एड्रेस। ठीक है, तो अगेन 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही आंसर बताना है। सो आंसर बी इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय कैन व्यू पेरोल डेटा। एक एम्प्लॉय है, वो व्यू कर सकता है पेरोल डेटा रेलिवेंट टू देयर डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन देयर जॉब रोल। विच कंट्रोल इज बीइंग अप्लाइड देयर। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन बी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का जिक्र हमारे कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में भी आया, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें आप बेसिकली उस यूज़र को उसके डिफाइंड रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से असाइन करते हो। ठीक है। अ डेटा सेंटर यूजेस, एक डेटा सेंटर है वो यूज कर रहा है सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री डोर्स। दीज कंट्रोल्स प्राइमरीली मिटिगेट विच टाइप ऑफ रिस्क। ये जो चीज़ें हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाया एक जगह पर, यानी डेटा सेंटर पे सिक्योरिटी गार्ड को बिठाया हुआ है, ठीक है, एंट्री के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, ये किस तरीके का रिस्क मिटिगेट करता है। तो अगेन 4 ऑप्शंस हैं, दी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज फिजिकल एसेस रिस्क। ठीक है जी, और इसका रीजन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इंस्टॉल करती है फायरवॉल्स को टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड नेटवर्क traffic before it reaches in the internal system. This is an example of, कौन सा कंट्रोल है ये आपको बताना है, राइट कंट्रोल। सी दिस इज प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या करता है कि ऑलरेडी फायरवॉल होती है, वो स्टॉप करती हैं तमाम थ्रेट्स को बिफोर दे अकर, मेकिंग देम प्रिवेंटिव कंट्रोल्स इन दी आईटी सिक्योरिटी पार्ट। एक कंपनी है वो फ्रीक्वेंटली अपडेट करती है इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली ऑन लाइव सिस्टम्स विदाउट टेस्टिंग विच आईटी रिस्क इज मोस्ट लाइकली अराइज। इस सिचुएशन में कौन सा आईटी रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं। सो करेक्ट आंसर इज अगेन सी, सिस्टम फेलियर और इनकरेक्ट फाइनेंशियल डेटा। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर अ रैंसमवेयर अटैक। ठीक है, रैंसमवेयर मतलब रिश्वत ले रहे हैं, एक चीज़ हैक कर ली गई है साइबर अटैक के थ्रू। सो आफ्टर अ रैंसमवेयर अटैक एन ऑर्गेनाइजेशन रीस्टोर्स इस सिस्टम यूजिंग अ रीसेंट backups and resumes operations quickly. Which IT risk management activity help most? तो हुआ क्या, एक अटैक हुआ रैंसमवेयर का, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी एक रीसेंट बैकअप मौजूद था, उसने ऑपरेशंस को क्विकली रिज्यूम कर लिया, बच गए। विच IT रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी ने उनको हेल्प किया। तो आपको यहाँ पर बताना है इन 4 ऑप्शंस में से बेस्ट। तो ऑप्शन बी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग ने, BCP। ठीक है। नेक्स्ट, सीनियर मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस एन आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, एक सीनियर मैनेजमेंट ने एस्टैब्लिश किया आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग द आईटी टास्क। दिस एक्टिविटी फॉल्स अंडर। ठीक है, कौन से ऑप्शन जो इसमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट होगा, दैट इज ऑप्शन बी, आईटी गवर्नेंस।